नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी की तरफ से और प्रियंका गांधी की तरफ से राजनीति में महिलाओं के आरक्षण को लेकर के दिए गए नए बयान को लेकर दोस्तों कहना होगा कि अभी राहुल गांधी ने चेन्नई में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को दोहराया जब उनसे पत्रकारों ने यह सवाल किया कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो सबसे पहले क्या करेंगे। तो राहुल गांधी ने कहा कि सबसे पहले वह राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के पुराने मुद्दे को लागू करेंगे। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने आगामी मार्च में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर यह घोषणा की है कि उनकी पार्टी कांग्रेस अगले विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने का काम करेगी। दोस्तों ये हम कहना चाहेंगे कि राजनीति को लेकर के तमाम मुद्दे पब्लिक डोमेन में कायम रहते हैं। कुछ पार्टियां और कुछ सरकारें कुछ मुद्दे पर एक तरह से पहल करती हैं, अमल करती हैं और अपने एजेंडे, अपने आइडियोलॉजी और अपने राजनीतिक नफे नुकसान को ध्यान में रखकर उसमें अपना प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाती हैं। दोस्तों कहना चाहेंगे कि राजनीति में महिलाओं के 1/3 आरक्षण देने का मुद्दा तब से जीवित है जब केंद्र में NDA 1 यानी वाजपेयी की सरकार थी और उस समय विपक्ष की नेता यही सोनिया गांधी भी इस मुद्दे को लेकर, इस मांग को लेकर के अपना लगातार समर्थन देने की बातें कह रही थीं। दोस्तों कहना होगा कि संसद में इस बिल को, इससे संबंधित बिल को यानी कि इस विधानमंडलों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने को लेकर कई बार संसद में प्रस्ताव भी पेश हुए, लेकिन किसी न किसी वश वह प्रस्ताव अधर में लटका रहा। कभी कुछ लोगों ने यह कहा कि 33% महिलाओं को तो आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन उसमें पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के महिलाओं को भी कोटे का प्रावधान देना होगा। तो कई लोगों ने यह कहा कि फिर महिलाओं के आरक्षण देने का प्रावधान अपने आप में बेमानी साबित होगा यदि हम उसमें भी एक अलग तरह के कोटे का प्रावधान रखते हैं। और उसके बाद राजनीति में महिलाओं के आरक्षण देने का मामला अभी तक अधर में लटका रहा है। दोस्तों हम कहना चाहेंगे कि भारतीय लोकतंत्र में करीब 75 साल पुराने इस लोकतंत्र में सुधार के अनेकानेक मुद्दे उठाए जाते रहे हैं। कभी वयस्क मताधिकार का मुद्दा उठा, कभी दल बदल कानून को लेकर के मुद्दा उठा कि एक पार्टी के लोग जैसे ही दूसरी पार्टी की सरकार बनती है तो राजनीतिक अवसरवादिता का परिचय देते हुए वह दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। यानी कि फिर पॉलिटिकल पार्टी यानी दलीय राजनीति, किसी एक विचारधारा के प्रति राजनीति और जिस पार्टी के टिकट पर आप चुनाव लड़ते हैं उसके प्रति आपका जो कमिटमेंट वह दल बदल के जरिए एक तरह से मारा जाता रहा है और वह लोकतंत्र एक तरह से बेमानी साबित होता रहा है। ठीक इसी तरीके से चुनाव में जीतने के बाद सरकार बनाने को लेकर विधायकों के और सांसदों के समर्थन देने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए पहले जंबो मंत्रिमंडल बनाए जाते थे, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो। तो उसे भी एक तरह से लिमिट करने के लिए, नियमित करने के लिए गवर्नमेंट डाउनसाइजिंग एक्ट अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में आया। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म, फिर RTI कानून में पॉलिटिकल पार्टीज को शामिल करने की बात आई, लेकिन सारे राजनीतिक दल उसे RTI के दायरे से अपने आप को अलग रखने को लेकर के सहमत हो गए और RTI के दायरे से राजनीतिक दलों को अलग कर दिया गया। तो यानी कि राजनीतिक दलों में, दलीय लोकतंत्र में सुधार के अनेकानेक मुद्दे कायम रहते हैं। हमने यह भी देखा है कि संविधान के जरिए लोकतांत्रिक चुनावों में सभी संसद और विधानमंडल और यहां तक कि स्थानीय चुनाव में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी कोटे का यानी कि राजनीतिक आरक्षण का प्रावधान है। और इस पर अब महिला यानी कि कहीं ना कहीं लैंगिक आधार पर आरक्षण देने की बात उठी है। दोस्तों हम ये कहना चाहेंगे कि डेमोक्रेसी में और भारत की राजनीति में जितने ये सुधार के एजेंडे उठाए गए हैं कभी भी उसका व्यापक सुधारों से सरोकार नहीं रहा है।
ये वैसे मुद्दे थे जिसमें किसी पॉलिटिकल पार्टीज को या किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को अपना वेस्टेड इंटरेस्ट दिखाई पड़ रहा था। उन्हें कहीं ना कहीं वोटों की गोलबंदी करने का एक आसान तरीका दिखाई दे रहा था। जैसे कि हमने आज तक देखा कि देश में सामाजिक न्याय लाने के नाम पर केवल और केवल आरक्षण के मुद्दे को सोशल जस्टिस के डिस्कोर्स में डाला गया। हमने इंपावरमेंट की कभी भी व्यापक तरीके से बात नहीं की। हमने व्यापक सामाजिक न्याय के लिए व्यापक सशक्तिकरण के एक बृहत एजेंडे को कभी भी हमने केंद्र में नहीं लाया। हमने केवल एक पॉलिटिकल हॉट केक के रूप में, एक पॉलिटिकल मोस्ट सेंसिटिव इश्यूज के रूप में आरक्षण को टेकअप किया। चाहे वो नौकरियों में आरक्षण हो, चाहे वो राजनीतिक विधान मंडलों में आरक्षण हो, या तमाम शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश का आरक्षण हो, या नौकरी में प्रोन्नति को लेकर के दिया जाने वाला आरक्षण हो। और हमने अभी तक देखा है कि ये सारे आरक्षण के प्रावधान कुछ खास वर्ग के वेस्टेड इंटरेस्ट को पोषित करने का काम करते आए हैं। इसके व्यापक दायरे में और व्यापक सरोकार में इसका व्यापक असर भारतीय समाज के हर कोने पर नहीं पड़ पाया। अगर हम बात डेमोक्रेसी में, जिसे कि हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं सारे लोगों के लिए अवसर प्रदान करता है, उन सारे जनता के मांगों को आवाज देता है, तो कहीं ना कहीं सभी तरह की जनता के लिए राजनीतिक विधान मंडलों में और शासन में हिस्सेदारी करने का भी अवसर प्रदान करता है। और यही वजह है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में इस बात का उल्लेख है कि अवसर की समानता हमारा एक मौलिक अधिकार, मौलिक हक और हमारे पूरे सिस्टम का एक डीएनए बनना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से जो हमारे यहाँ जो विषमता मूलक समाज है, जो हमारे यहाँ असमानता मूलक जो ये सारा सिस्टम है, कि हमारे पास न केवल न एक समान शिक्षा नीति है, न एक समान रोजगार नीति है, न एक समान श्रम नीति है, और न एक समान कर नीति है, न एक समान हमारे सारे विकास को आयोजित करने की नीति है, जिससे कि हमारा यह पहले से स्थापित विषमता मूलक समाज और विषमता पूर्ण होता जा रहा है और असमानता की खाई और गहरी होती जा रही है। और हम इसी भारतवर्ष में देखते हैं कि हर एक फील्ड में दो तरह की दुनिया कायम है, और यह गैप जहां सरकार के प्रयासों की वजह से, सिस्टम के सुधारों की वजह से और समाज में पुनरुत्थान की वजह से वह खाई घटनी चाहिए थी। सभी लोग एक बराबर मेन स्ट्रीम में आने चाहिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वह खाई असमानता की और चौड़ी होती जा रही है। बात हम यदि राजनीति में तमाम वल्नरेबल तबकों को हिस्सेदारी देने की बात करते हैं तो उसका भी एक पैरामीटर होना चाहिए, क्योंकि हमें इस बात को जानना चाहिए कि संसद के केंद्रीय विधान मंडलों के निर्वाचित सीटों की संख्या 800 है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर। अगर राज्य विधानसभाओं की बात करें तो करीब कुल सीटों की संख्या 4500 बनती है, और हम स्थानीय इकाइयों की बात करें तो उसमें सीटों की संख्या 28 लाख बनती है। और उसमें हम देश की 135 करोड़ जनता को नहीं ला सकते। यह ठीक है कि सभी जनता को चुनाव में भाग लेने का अधिकार है, और जनता के सामने अपनी वैधता और अपनी दावेदारी को पुष्ट करने का एक तरह से उन्हें अवसर प्राप्त होता है। और चुनाव में जो जीतता है वह व्यक्ति उन विधायी सीटों में, तीनों टायर के विधायी सीटों में एक तरह से सुशोभित होता है, उसका पद जो है वो एक तरह से ऑक्यूपाई करता है। लेकिन जब हम इन सारे जगहों पर, चाहे वो विधान मंडलों में हो, नौकरियों में हो, प्रवेश परीक्षाओं में हो, हम आरक्षण देते हैं, लेकिन उस आरक्षण के फायदों को भी तरफ हम देखने का प्रयास करें, हमें यह मानना होगा कि चाहे वो राजनीतिक निर्णयों में लेने की जो मशीनरी में भाग लेने की बात हो, या प्रशासनिक सेवाओं में भाग लेने की बात हो, या अलग अलग तरीके की अवसर की समानता की बात हो, तो उसमें कहीं ना कहीं एक उसकी अर्हता जो निर्धारित की गई है उसको भी देखने की जरूरत है। यानी कि यदि हम राजनीतिक अवसरों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक पब्लिक लीडरशिप का क्षेत्र है, यानी कि सार्वजनिक नेतृत्व का क्षेत्र है। तो उस सार्वजनिक नेतृत्व में हम किसी को भी भागीदार बना दें, अवसर बना दें, तो वह बात बेमानी होती है। यदि जो अवसर जिन्हें हम देना चाहते हैं उन्हें हम प्रशिक्षित भी कर दें, उन्हें एक तरह से हर तरीके से हम उन्हें चाक चौबंद बना दें,
उन्हें हर तरीके से हम लायक बनाएं, योग्य बनाएं, काबिल बनाएं और कहीं ना कहीं हम इस बात को साबित करें, हम इस बात को जस्टिफाई करें कि जिस वो सार्वजनिक पद पर वह व्यक्ति सुशोभित हुआ है, कहीं ना कहीं वो उसकी योग्यता रखता है, कहीं ना कहीं उसकी सलाहियत रखता है, जिसके उस सलाहियत से उसके लिए जाने वाले निर्णयों, किए जाने वाले फैसलों और विचार किए जाने वाले वो पब्लिक डोमेन के सारे क्षेत्रों से करोड़ों लोगों को फायदा हो सके, देश की सभी जनता जनार्दन को एक तरह से वो प्रभावित कर सके, उनके चेहरों पर खुशी ला सके, उनके जीवन में खुशहाली ला सके और देश, समाज और व्यक्ति के व्यापक बेहतरी के लिए काम आ सके। तो ऐसे में जो हमारे यहाँ जो आरक्षण का जो रिवाज रहा है, तो राजनीतिक पदों पर अगर हम महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते हैं और इस आधार पर कि महिलाएं भी उसी अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी की तरह हजारों सालों से शोषित रही है, तो हम उसे राजनीतिक आरक्षण दे दें, यह भी बात गले के नीचे नहीं उतरती। दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि हर फील्ड में हर लोग नहीं आना चाहते और राजनीति, सेना, खेल ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें महिलाओं की हिस्सेदारी तो बढ़ी जरूर है, लेकिन काफी अरसे बाद भागीदारी हुई है। हम 50 साल, 60 साल, 100 साल पहले भी सेना में महिलाओं की भागीदारी की बात कर सकते थे, लेकिन जब हमें आज लगा कि महिलाएं अब हर मानकों पर सशक्त हो रही हैं, वर्ल्ड बैंक के एजेंडे के मुताबिक विकास के 6 मानकों में एक मुख्य मानक माने जाने वाला वीमेन एम्पावरमेंट, स्त्री सशक्तिकरण के क्षेत्र में हमने अब काफी काम किया है और अभी और आगे काम किया जाना बाकी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम राजनीतिक सीटों के लिए उन्हें आरक्षण दे दें। आरक्षण का मतलब यह होता है कि कुछ हम न्यूनतम सुनिश्चित करें। अगर हम किसी को भी आरक्षण देते हैं और वो आरक्षण के लिए योग्य नहीं होता, तो फिर उस बात का कोई अर्थ नहीं निकलता। और यही वजह है कि हमने देखा है कि सामाजिक न्याय का एक बृहत और महान मुद्दा सामाजिक सशक्तिकरण के एजेंडे पर काम नहीं करने की वजह से परवान नहीं चढ़ सका। ऐसे में स्त्री सशक्तिकरण के मुद्दे को जब तक हम ज्यादा बहुआयामी नहीं बनाते, बड़े दायरे में नहीं लिए जाते, तब तक आरक्षण दे करके उन्हें हम एक तरह से जबरदस्ती और फोर्सिबली और अनिवार्य रूप से राजनीतिक विधानमंडलों में अगर उनकी हम खाना पूर्ति करें तो इसका भी कोई मतलब नहीं निकलता। प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वीमन का कोई आरक्षण नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी को जैसे भी हो, गाहे बगाहे हो, चाहे उनके अपने हेरिडिटरी प्रवेश की वजह से हो या प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे पिता होने की वजह से हो, वह प्रधानमंत्री बनी, उसके लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं था। तो हम क्यों नहीं स्त्रियों में सार्वजनिक नेतृत्व की क्षमता को ज्यादा विस्तृत और विकसित करने का प्रयास करें, जो प्रयास हम अनुसूचित जातियों और जनजातियों के जीवन में लाने का प्रयास उनके सामाजिक सशक्तिकरण के मुद्दे के जरिए कर रहे हैं कि आरक्षण देने के बावजूद भी उनके कोटे की सीट नहीं भरती और जो लोग काबिल होते हैं उन्हें किसी तरीके से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, उन्हें इनएलिजिबल कर दिया जाता है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के मुद्दा निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन उनकी राजनीति में भागीदारी के मुद्दे को हम बिना आरक्षण दिए भी ला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। न केवल 1/3 बल्कि हम आधी आबादी को आधी सीटें भी विधानमंडलों में दे सकते हैं, लेकिन उन्हें बलात् आरक्षण के जरिए ले आने की बात करना और बिना किसी सलाहियत और योग्यता के मुद्दे को उठाए तो इससे हमारे समाज का कोई भला नहीं होगा, हमारी आधी दुनिया का भला नहीं होगा। और कहीं ना कहीं सभी दलों में इस बात को लेकर के सर्वानुमति थी कि महिलाओं के राजनीति में आरक्षण के मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं मिली और करीब 25 सालों से यह मुद्दा ठंडे बस्ते में रहा। हर राजनीतिक दलों ने कहीं ना कहीं इसे टालने की राजनीति की और इसके तहत नारी सशक्तिकरण के को लेकर के राजनीतिक विधानमंडलों में स्त्री को भागीदारी देने की बात जो है वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी और किसी न किसी बहाने इस मुद्दे को टाला जाता रहा। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि राजनीतिक दल अपने तय करें कि हम इतने काबिल महिलाओं को विधानसभा या केंद्रीय संसद की टिकटें देंगे? हम अगर काबिलियत के आधार पर
चाहे अनुसूचित जाति को 80% टिकट मिलता है काबिलियत के आधार पर, तो हम उसकी एक तरह से पूरी वकालत करते हैं। काबिलियत के आधार पर अगर पिछड़ी जाति के लोगों को 80% टिकट मिलता है तो हम भी उसकी पूरी वकालत करते हैं। और उसी काबिलियत, सलाहियत और रुचि के मुताबिक यदि स्त्री जाति को राजनीतिक विधानमंडलों में 80% टिकटें दी जाती हैं तो हम उसका भी समर्थन करते हैं। तो कहीं ना कहीं सामाजिक उत्पीड़न के नाम पर जो हम आरक्षण देने की वकालत अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी के लिए करते रहे हैं, पिछड़ी जाति के लिए करते रहे हैं, उसी सामाजिक एक तरह से अत्याचार के मुद्दे पर हम एक लैंगिक वर्ग को, एक कहीं ना कहीं नारी जो है वो एक लिंग के आधार पर एक वर्ग है, पुरुष और नारी केवल 2 ही लिंग होते हैं, और उस आधार पर अगर हम उन्हें आरक्षण देने की बात करते हैं तो इसका एक कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं निकलता, बहुत बड़े कोई मायने नहीं निकलते, और न ही स्त्री सशक्तिकरण के व्यापक एजेंडे पर इसका कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अगर अपने सार्वजनिक नेतृत्व की क्षमता के आधार पर अगर महिलाएं राजनीति में भाग लेती हैं, हाँ, उनके भाग लेने के सामने जो तमाम तरीके के परोक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो उन्हें समझौते करने पड़ते हैं, जो उन्हें कहीं ना कहीं शर्तें एक तरह से माननी पड़ती हैं, उन समझौते और शर्तों को हटाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। कि कोई अगर स्त्री किसी सार्वजनिक फील्ड में आती है तो उसके और गुणों के बजाय उसके रूप, रंग और उसके आकर्षक व्यक्तित्व को हम ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो कहीं ना कहीं यह एक स्त्री जाति के प्रति यह भी एक तरह से कहीं ना कहीं एक तरह से या तो उन्हें ओवर फेवर देने की बात है या उन्हें बिल्कुल फेवर नहीं देने की बात है। तो कुल मिलाकर के हम पब्लिक लीडरशिप की जो फंडामेंटल क्वालिटीज है उस कसौटी पर यदि हम समाज के सभी वर्गों को कसते हैं और सार्वजनिक नेतृत्व के वर्ग में उन्हें शामिल करते हैं तो फिर समाज के व्यापक सरोकार और व्यापक फायदे उसमें सन्निहित हैं। अन्यथा आधी जाति की, आधी आबादी के वोट बैंक को हासिल करने के लिए हम गाहे बगाहे राजनीतिक विधानमंडलों में उनके आरक्षण देने की बात करते हैं तो इससे कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला। और हम यह भी कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से समाज के अनेकानेक वर्ग हैं उसी तरीके से स्त्री या नारी एज होल कोई एक अलग वर्ग नहीं है। नारी एक लैंगिक वर्ग है जो कहीं ना कहीं इस समाज के लिए पुरुष और नारी एक दूसरे के पूरक हैं। कहीं ना कहीं एक नारी के लिए उसका पुरुष बेटा ज़्यादा प्रिय होता है जबकि वह पुरुष वर्ग से आता है, और एक पुरुष के लिए उसकी अपनी नारी बेटी ज़्यादा प्रिय होती है जबकि वह एक नारी वर्ग से आती है। कहीं ना कहीं महिलाओं का शोषण करने वाला उसकी सास वह भी नारी ही होती है, न कि पुरुष होता है। इसलिए जब भी हम नारी सवालों को उठाते हैं, स्त्री सवालों को उठाते हैं, तो हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि स्त्री में भी, नारी में भी ठीक वैसे ही समाज के अनेकानेक वर्ग हैं। जैसे अनुसूचित जाति का वर्ग है, अनुसूचित जनजाति का वर्ग है, पिछड़ों का वर्ग है, विकलांगों का वर्ग है, ग्रामीणों का वर्ग है, खेतिहर क्षेत्र में काम करने वाले नारियों का वर्ग है, और अलग अलग इनफॉर्मल सेक्टर में भी काम करने वाली नारी जाति का वर्ग है। तो नारी सवालों को हम इस तरीके के पॉपुलिस्ट कदमों से ला करके हम उनका कोई बहुत बड़ा भला नहीं करने वाले। कहीं ना कहीं राजनीतिक विधानमंडलों में हम एक पब्लिक लीडरशिप की क्राइटेरिया पर मजे हुए सारी आबादी को अवसर देने का काम करें। हम आरक्षण देकर के उन्हें कोई बहुत बड़ा भला नहीं कर सकते। आरक्षण हमेशा एक वैशाखी की तरह है और सशक्तिकरण हमेशा ही उन कमजोरों और निरीहों के हाथ और पैर में ताकत देने का नाम है। इसीलिए हम किसी भी समाज विज्ञानी इस बात से सहमत होगा कि हम समाज के उपेक्षित वर्गों को, वंचित वर्गों को, निरीह वर्गों को अवसर की समानता, उन्हें सशक्तिकरण प्रदान करके ही अपना सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीतिक विधानमंडलों में नारी को आरक्षण देने का जो मुद्दा है वह बेमानी है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से करीब 25 साल से यह मुद्दा ठंडे बस्ते में रहा है। अगर हम स्वमेव तरीके से राजनीतिक दलों के मार्फत या उनमें पब्लिक लीडरशिप की क्वालिटी विकसित करने के मार्फत यदि हम नारी की आबादी को
राजनीतिक विधानमंडलों में हिस्सेदारी को बढ़ाते हैं, तब उससे असल फायदा समाज को होगा। और इसे स्त्री सशक्तिकरण के अनेकानेक मुद्दों में यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा साबित होगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं नारी का आरक्षण देने का मुद्दा महज राजनीतिक है, समाज पर इसका एक बहुत बड़ा व्यापक असर नहीं पड़ने जा रहा और न ही लोकतंत्र के सुधारों की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम साबित होने जा रहा। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी ये बात समाप्त करता हूं। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।